बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम खुमैनी जो इमाम इनकलाब थे ईरान के, वो फ्रांस में जलावतन थे और मेरी उम्र के बंदों को याद होगा कि उस वक्त उनकी केस्टें फ्रांस से आती थीं। वो केस्टें फ्रांस में भरते, अपने खुतबात से रिकॉर्ड करवाते और वो किसी न किसी तरीके से ईरान पहुंच जाती, यानी उनका पैगाम पहुंच जाता। और फिर वो दिन आया जब मेहराबाद एयरपोर्ट पर लोगों का एक समंदर था और इमाम खुमैनी एक फाते की हैसियत से वो मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। ये बात मैंने इसलिए की है कि हम लोग जिनकी आवाज़ कमज़ोर है, हम आपको हालात से, हालात की नज़ाकत से आगाह करते रहते हैं। और कई मेरे मोहतरम व्यूअर्स हैं, वो नाराज़ होते हैं कि जी आपकी वीडियो जो है वो लंबी होती है। क्या आपको मुल्क के हालात का एहसास है? क्या कभी आपने मुल्क के ऐसे हालात देखे? क्या कभी आपने देखा कि मुल्क के तमाम इदारे वो आपस में जो है वो झगड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, और अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इर्रेलेवेंट है और जो सबसे ज़्यादा बेकार जुज़ बन गया इस मुल्क का, वो 25 करोड़ लोग हैं। यानी मजाल है किसी को 25 करोड़ की फिक्र हो। हाँ, फिक्र ये है कि बिल वो टाइम पे अदा करें, एक बिल अदा न करने पर मीटर काट दिया जाएगा, टैक्स वो टाइम पे अदा करें, एफबीआर का आपको बार बार मैसेज आएगा, क्योंकि आप लोग हैं टैक्सेस के लिए, आप टैक्स जमा कराएंगे तो इनकी अयाशियां होंगी। तो थोड़ी शफकत किया करें, मादरत कबूल कर लिया करें। वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम गैर मामूली हालात का सामना कर रहे हैं। मैंने आपको कई दफ़ा आपसे अर्ज़ की क्या वीडियो 2 किस्तों में देख लिया करें, लेकिन देखा लाजमी करें, क्योंकि आप ज़ाहिर है काम काज करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरह मीडिया पे मेरी तरह इंटरेक्ट नहीं करते, अक्सरियत नहीं करती। तो कम अज़ कम हालात से तो आगाह रहें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क को क्या बना दिया गया है, और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए। तो थोड़ी जो है वो शफकत किया करें, बल्कि लोगों तक भी पैगाम पहुंचाया करें। आज के वीलॉग पे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जजेस हैं ना, जजेस, इनकी तरफ आप देखना छोड़ दें। आप हमारी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करें और हमें सजदा किया करें, तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। वरना जजेस क्या कर सकते हैं? जजेस कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज से ठीक 30 दिन बाद ये कौम आज़ाद हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कि ये कौम आज़ादी में सांस लेगी। उसके बाद जो शख्स चोर दरवाजे से आया हो वो फिर चोर दरवाजे से ही निकलता है, ये आपके सामने रखूँगा। और आखिरी राउंड जो है ज़राए बता रहे हैं वो शुरू हो चुका है, और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि मुल्क में बहुत बड़ी तादाद है जजेस की जिन्होंने अपने इस्तीफे लिख लिए हैं। लेकिन जो मेरी पर्सनल राय है, जो मेरा पर्सनल तजिया है, वो ये कि इस्तीफा देना कोई बहादुरी नहीं है। यानी आप देखें ना कि जी वो इजाजुल हसन साहब कितने क्रिटिकल टाइम पे जो है वो इस्तीफा दे गए, हालांकि उन्होंने कादी फायद ईसा के बाद जो है वो जज बनना था, बड़े अपराइट जज थे। इसी तरह मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है वो इस्तीफा दे गए और कादी साहब का रास्ता जो है ना वो साफ कर गए। अब अगर जजेस इस्तीफा दे देते हैं तो इससे क्या होगा? यानी इससे ये होगा कि यकीन करें कि ये रात को जो है वो महफिल मुनक्कद करेंगे, रात को इनके ढक्कन छत तक लगेंगे, ये सेलिब्रेट करेंगे और अपनी मर्जी के चुन चुन के ये अमीनुद्दीन खान पूरे मुल्क से ढूंढेंगे, नईम अफगान ढूंढेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भर्ती कर देंगे। यानी उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहरहाल जो है वो
اچھا اقدام میرے نزدیک نہیں ہوگا کہ ججز اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیں. آپ آخری وقت تک ریزسٹ کریں, آپ آخری وقت تک مزاحمت کریں, اور یہ مزاحمت جو ہوتی ہے یہ تاریخ میں یہ یاد رکھی جاتی ہے. فتح اور شکست ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پہ فتح اور شکست وہ معنی کھو دیتی ہیں, وہ آپس میں گڈمڈ ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر وہ فاتح ہیں, اور تمام مافیاز وہ جیل میں نہیں ہیں, وہ آزاد ہیں, وہ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ہے نا وہ قید ہیں, اور ان کی طرف جو ہے وہ لوگ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے, لوگ ان پر تھوکنا پسند نہیں کرتا. تو ججز کے لیے مشورہ یہ ہے کہ برائے مہربانی وہ ریزسٹ کریں, سسٹم میں رہ کر ان سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ کریں, وہ آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, اور خاص کر دین کے مطابق جو انہیں ٹھیک لگتا ہے وہ فیصلہ کریں. قطعی طور پر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں, وہ عمران خان کو سپورٹ کریں, لیکن کم از کم جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہیں اور اس کے راستے میں رکاوٹ بنے. کوشش کریں کہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنے تو تاریخ میں ان کو اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائے گا. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ وقتی طور پر ہار جائیں. دنیا میں بہت سارے بہادر جو ہے وہ وقتی طور پر ہارے, جس میں چی گویرا جیسا بندہ بھی شامل تھا, اور جس چرواہے نے اس کی مخبری کی تھی, بعد میں اس چرواہے سے پوچھا گیا کہ تمہیں چی گویرا سے کیا تکلیف تھی, تم نے چی گویرا کی جو ہے وہ مخبری کیوں کی, تو اس نے کہا تھا چرواہے نے کہ یہ جو گولیاں چلتی ہیں نا, یہ انقلاب کی یہ جو گولیاں چلتی ہیں اس سے میری بکریاں ڈسٹرب ہوتی ہیں. یعنی آپ کے گلے کا جواب بھی آ گیا ہے کہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے, 25 منٹ 30 منٹ, ابھی یہاں پہ مہک ملک لگا دیتے ہیں. کیا بات ہے, یعنی خاص کر کپڑوں کی فٹنگ ٹھیک ہو تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹہ, میں یہ لائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آنکھ بھی نہیں جھپکیں گے, کیونکہ میں ویوز دیکھتا ہوں نا ان لوگوں کے. ظاہر ہے میں سوشل میڈیا پہ کام کرتا ہوں تو میں ویوز دیکھتا ہوں جن میں ہوتا کیا ہے اور ویوز نیچے کتنے ہوتے ہیں. تو بہرحال چرواہے نے بھی کہا تھا کہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے میری بکریاں ڈر جاتی ہیں. یہ ہر قوم پہ وقت آتا ہے, ہم غیر معمولی حالات کا سامنا کر رہے ہیں. ہمارے ملک کو یقین کریں کہ وہ مشکلات درپیش ہیں, وہ مسائل درپیش ہیں جو خدا نخواستہ 1971 میں تھے. تمام انگریڈینٹس جو ہے وہ پورے ہیں, تمام اجزاء پورے ہیں. جس طرح مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا, جس طرح ایک پاپولر پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا, جس طرح ایک پاپولر لیڈر پر غداری کے مقدمے قائم کیے گئے, وہ سارا آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال ججز مہربانی کریں, اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے تو وہ استعفیٰ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں. شہباز شریف کو آج ہوٹل کے اس گیٹ سے نکالا گیا ہے. سبی کاظمی نے کہا جس دروازے سے ہوٹل اپنا گند جو ہے وہ باہر پھینکتا ہے, اور بڑی اچھی تشبیہ اور بڑا اچھا فٹ ہوا ہے, کیونکہ گند ہی تھا جس کو گند والے راستے سے نکالا گیا. چور دروازے سے آنے والا یہ شخص چور دروازے سے نکلا کیونکہ باہر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو اسے چیری بلاسم کہہ رہی تھی, جو اسے شبو پالشیا کہہ رہی تھی, جو اسے چاپلوس کہہ رہی تھی, جو اسے چور آیا کہہ رہی تھی. ان کا سامنا کرنے کی بجائے وہ پچھلے دروازے سے نکلا. یہی سلامتی یہی جنرل اسمبلی تھی, یہی ڈائس تھا, یہی حال تھا. یہاں پہ ایک مرد کلندر نے تقریر کی تھی, اور اس تقریر نے یقین کریں کہ کافروں کے در و دیوار ہلا دیے تھے. اس تقریر نے مسلمان حکمران جو منافق تھے, مسلمان حکمران جو غرور میں جو ہے نا وہ غرق تھے, ان کے کان بھی کھڑے کر دیے تھے, اور ان کو بھی خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ہم تو ٹھیکیدار ہیں, اسلام ہمارے ہاں اترا, ہم جو ہے نا وہ اسلام کے خادم ہیں. یہ بندہ اجمی ہو کر کون آ گیا جس نے کفار کو للکار دیا, جس نے انڈیا کی بینڈ بجا دی, جس نے اسرائیل کو ٹھوک دیا, اور جس نے جو ہے وہ اسلاموفوبیا پہ بات کی. کفار کے تو در و دیوار ہلے,
کئی مسلمانوں کے جو ہے وہ کان کھڑے ہو گئے کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا. پھر یہ سارا کچھ مل ملا کے رجیم چینج آپریشن کا جو ہے وہ باعث بنا. تو یہ وہی حال تھا جہاں پہ اس شبو پالشیے نے جو ہے وہ تقریر کی اور تقریر کرنی ہے، لیکن ہوٹل کے ایسے دروازے سے اس کو نکالا گیا. کیونکہ یہ آیا کس طرح ہے؟ چور دروازے سے. یہ اپنی سیٹ جیتا ہے. سارے مبصرین کہتے ہیں کہ اس لاہور سے جو نون لیگ نے ایک سیٹ جیتی ہے وہ شہباز شریف والی تھی، باقی کوئی نہیں جیتا، سارے ہارے ہیں اور ٹوٹل 17 سیٹیں لی ہیں. تو پھر چور اقتدار سے چوری کے دروازے سے یہ اقتدار میں آیا. فارم 47 پہ یہ اقتدار میں آیا جس کی عوام میں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی ساکھ نہیں ہے. ساکھ پہ میں ایک ویلاگ کر چکا ہوں کہ جس بغیرت کی ساکھ نہ ہو وہ ملک کیا چلائے گا، وہ قوم کو کیسے ساتھ لے کے چلے گا. مسئلہ تو ساکھ کا ہے کہ یہ اداروں کی ساکھ تباہ ہو چکی ہے، ساکھ تباہ کر دی گئی ہے. لہذا ادارے جو ہے وہ عوام کے غیظ و غضب کا شکار ہیں کیونکہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. تو ان لوگوں کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ان کو ہوٹل کے چور دروازوں سے وہ باہر نکالنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے، یہ دھاندلی سے اقتدار میں آئے، یہ فارم 47 پہ اقتدار میں آئے. قوم نے ان کے ڈبوں کے، ان کے نشانوں پہ تھوکا، ان کے نشانوں پہ موتر کیا، ان کے ڈبوں میں موتر کیا، وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے یہ لاڈلے تھے، یہ 40 سال سے لاڈلے ہیں. ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے کہ آپ ہماری خدمت کریں، ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور مل ملا کے اس 24 کروڑ کو، اس 25 کروڑ کو غلام رکھیں گے، ان کو یرغمال بنائیں گے. باہر انہوں نے نہیں نکلنا، احتجاج انہوں نے نہیں کرنا، ترکی والی راہ انہوں نے نہیں اپنانی، لہذا موجیں کرو. ثابت شدہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن جو ہے وہ باپ کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. لہذا پھر چور دروازوں سے جو ہے وہ نکلنا پڑتا ہے. قوم کی آزادی کے میں نے اس لیے کہا کہ 30 دن یعنی 25 اکتوبر کو وہ عفریت، وہ بلا، وہ کینسر، وہ سرطان جو اس قوم کو لگا، جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم کو مدرسۃ الاسلام بلوچستان کی طرف سے ایک خط آیا کہ جو یہ ہیں عیسیٰ یعنی قاضی عیسیٰ جناب کے والد صاحب، وہ ہمارے 32,500 روپے کھا گئے ہیں چندے کے، جو جناب چیف جسٹس کے والد صاحب تھے. یہ خط آیا قائد اعظم کو، وہ خط موجود ہے کتابوں میں. قائد اعظم نے جو ہے وہ جھاڑ پلائی، قائد اعظم پیچھے پڑ گئے کہ وہ ٹرسٹ کے پیسے ہیں، وہ 32,500 روپیہ بڑی مشکل سے قاضی فائز عیسیٰ کے والد صاحب نے، جن کا وہ بڑا فخر سے ذکر کرتے ہیں، انہوں نے 27,500 روپیہ قائد اعظم کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ چندہ اکٹھے کرنے پر اور ادھر ادھر جانے پر اس دور میں میرا 5,000 خرچ ہو گیا ہے. بہرحال قائد اعظم نے جناب کے والد ماجد سے جو ہے وہ 25,000 جو ہے وہ 500 روپیہ نکلوایا 32,500 میں سے. یہ جناب ان کے جو ہے وہ فرزند ارجمند ہیں. یہ کینسر ہمیں لگا یعنی اس کے بندیال کے جانے کے بعد، اور اس شخص نے جتنا اپنی ساری زندگی میں تھوکا چاٹا، جس نے جتنے یو ٹرن لیے، میں آپ کو ایک مثال دوں. اس شخص نے آرڈیننس جاری ہوا تھا عمران خان کے دور میں، صدر علوی نے جاری کیا تھا، تو اس شخص نے اگلے دن اخبار میں لکھا تھا کہ پارلیمنٹ کو شٹ ڈاؤن، پارلیمنٹ کو بند کر دیں، اگر آرڈیننس جاری کرنے ہیں نا تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں. اب 2 دن 3 دن پہلے دیکھیں زرداری نے آرڈیننس جاری کیا، اب تو نہیں کہا اسمبلی کو بند کر دیں، فوراً آرڈیننس پہ عمل کیا. وہ جو پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی تھی اس کو ختم کر دیا، جسٹس منیب اختر کو باہر نکال دیا اور امین الدین خان کو شامل کر لیا، کیونکہ منصور علی شاہ اور منیب اختر وہ ہر فیصلے کی مخالفت کرتے، وہ اپنی آزادانہ رائے دیتے اور قاضی فائز عیسیٰ کو شکست ہو جاتی. تو قاضی فائز عیسیٰ نے وہ کنڈے نکال دیا،
जो कहता था कि असम्बली को बंद कर दें, ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या ज़रूरत है, असम्बली जो मौजूद है। तो ये शख्स जो है, मैंने आपको पहले बताया कि जस्टिस मुनीर ने एक फैसला दिया था कि नजरिया ज़रूरत के तहत वो अयूब खान का जो कुछ भी है ना वो जायज़ है, अब इनकलाब आ गया है। जस्टिस मुनीर गाली बन गया इंसाफ में, कानून में, वकला में, तारीख में। यकीन करें कि जस्टिस मुनीर ने इतना कुछ नहीं किया था जितना इस शख्स ने कर दिया। यानी इस शख्स के फैसले का एक रेडी वाले को पता होता है कि फैसला पीटीआई के खिलाफ आएगा, फैसला इमरान खान के खिलाफ आएगा, फैसला ताकतवरों की मर्जी का आएगा, फैसला वो आएगा जो नून लीग के हक में होगा, फैसला वो आएगा जो पीपल्स पार्टी के हक में होगा। मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम बन गया, नवाज शरीफ लंदन से नहीं आया। नवाज शरीफ का भतीजा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बन गया, नवाज शरीफ वापस नहीं आया। वो इंतजार कर रहा था कादी फायजी से का, क्योंकि लंदन प्लान जिसका जिक्र करते हैं ना इमरान खान, उसका पहले दिन से ये शख्स हिस्सा था, पहले दिन से। क्योंकि इसने हुदैबिया पेपर मिल जो ओपन एंड शट केस था, जिसमें सागदार शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह था, वो इसने बंद कर दिया। उस वक्त मीडिया आजाद था। इसने न सिर्फ वो केस बंद किया बल्कि इसने ऑर्डर में लिखा कि इस केस पर मीडिया बहस नहीं करेगा। शरीफ खानदान पर बहुत बड़ा एहसान इस कादी फायद ईसा ने किया। फिर जब कादी फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया जो कि 100% ठीक था, आज असतूर लोगों ने, मैंने पहले वीलॉग में बताया, असतूर लोगों ने इंकशाफ कर दिया कि कादी फायद ईसा और उनकी बेगम का फॉरेन करेंसी अकाउंट है, डॉलर्स में अकाउंट है। अब वो लंदन वाली जायदादें ज़हन में रखें। और शहजाद अकबर को उस वक्त ये बुरा भला कहते थे, अब ये शहजाद अकबर से माफ़ी मांगे। मतियुल्लाह जान, असतूर, ये बड़ा शहजाद अकबर को ना रगड़ते थे, अब माफ़ी मांगनी चाहिए कि शहजाद अकबर ठीक था। उसने कहा था कि इनकी मियाँ बीवी की लंदन में जायदादें हैं और जायदादें साबित हो गई। लेकिन वो शरीफ फैमिली और एहसन भून और इनके जो वकला तारड़ैन वो इसके हक में आ गए, रेफरेंस बंद करा दिया। क्योंकि शरीफ खानदान की अपनी जायदादें लंदन में थी। इस हमाम में सारे नंगे हैं, किसी की भी शलवार नहीं है इस हमाम में, सबकी हैं। वो कभी बेल्जियम, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी आप सुनते हैं सबकी हैं। तो उन्होंने कहा जी इसको फंसा दें तो हम भी फंसेंगे। उन्होंने रेफरेंस से निकाल लिया कादी को वकला की मदद से, ज़र खरीद वकला की मदद से। और फिर इनका मुआशका बहुत याराना लगता है। शोले आपने देखी होगी, इनका सही याराना फिट हुआ फिर। और फिर उसने जो है ना ये इनकी आपस में बिल्कुल हर चीज तय हो गई कि किस तरह आगे चलना है। 30 दिन बहरहाल दुआ भी करें और जिस एहतजाज में शिरकत कर सकते हैं उस एहतजाज में शिरकत करें। एहतजाज में शिरकत नहीं कर सकते तो यार हमारा पैगाम तो फैला दिया करें, इतनी तो मेहरबानी किया करें। उस पर तो पैसे जो है ना वो खर्च नहीं होते, इस पैगाम को फैला दिया करें। जहां पे एहतजाज होता है, गली में होता है, मोहल्ले में होता है, उसमें जरूर शिरकत करें ताकि इस कैंसर से वो 25 अक्टूबर को हमारी जान छूटे। ये इस पूरे 2 नंबर निज़ाम की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये पूरे इस 2 नंबर निज़ाम का जामिन है। ये सीटें कम कर रहा है, ये अब आईनी तरमीम जो है ना वो करवाना चाहता है। और अब ये 30 सितंबर को ऐसा केस सुन रहा है कि दूसरी पार्टी के लोग भी फ्लोर क्रॉसिंग करें, पैसे लें, जमीर बेचें, जिस्म बेचें और वोट दें। आप अंदाजा करें। तो बहरहाल 30 अक्टूबर को जो है वो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है 25 अक्टूबर को ये कौम आज़ाद हो जाएगी और इस कौम को इस कैंसर से, इस काले यरकान से वो निजात मिलेगी। और कुछ नहीं तो कमेंट्स में इंशाल्लाह आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद ये जो जजेस हैं अब इस पे आते हैं, यानी जो अपनी मेन स्टोरी पे। आपको याद होगा कि पनामा का फैसला आया 5-0 से, फौरन अमल हुआ, नवाज शरीफ को नायल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बड़े चाहते थे, उस वक्त टसल चल रही थी, बड़े चाहते थे। फैसला जजों ने दिया, अमल फौरन हो गया। अब जजों के पास फौज तो है नहीं, पुलिस तो है नहीं अमल कराने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था तो जस्टिस सजाद अली शाह ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जहांगीर करामत से राब्ता किया था,
लेकिन जहांगीर करामत ने सुप्रीम कोर्ट की कोई मदद नहीं की और ये डंडे लेकर सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े और जज भाग गए अपने जो है ना वो टेबल छोड़ के। और ये भी कहते हैं कि सजाद अली शाह जैसा बीबा बंदा वो मेज के नीचे छुप गया क्योंकि किसी ने मदद नहीं की, इनकी अपनी फोर्स तो होती नहीं है। मैं आपको नुक्ता क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस पे अमल करना होता है तो उधर से इशारा आता है, यानी जजों पे न रहें, सजदा हमें करना है आपने। बिल्कुल, ये अयूब खान हमें वसीयत कर गए हैं, वो वसीयत हमारे पास है। जिस तरह जरदारी ने निकाली थी कि ये वसीयत है मेरे पास बेनजीर की, पता नहीं कहां से निकाली थी कि जी पार्टियां मेरे पास मेरे हवाले है और मेरे बेटे के हवाले है, यहां पार्टियां विरासतों में जा रही हैं। तो अयूब खान इनको वसीयत कर गए, लिख के दे गए कि जी आपने सारा कुछ करना है, आपने इस मुल्क को बचाना है, आपने इस मुल्क को चलाना है, आप सरहदों के मुहाफिज हैं, आप नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं और आप एक अलहदा और आसमान से उतरी हुई और एक नूरानी मखलूक हैं जो कभी गलती नहीं कर सकते, जो हमेशा सच बोलते हैं, जो हमेशा ठीक काम करते हैं। ये सारा कुछ करने के बावजूद मैं हैरान हूं कि 71 में क्या हुआ, 71 में क्यों पाकिस्तान टूट गया। ये तो गलती नहीं करते, ये तो कोई गलत फैसला नहीं करते, ये तो नूरानी है, इनको तो जो है ना वो कहीं से कशफ होता है, फिर भी पाकिस्तान टूट गया। तो ये कहते हैं कि जज कौन है, ब्यूरोक्रेसी कौन है, वजीर आजम कौन है, सदर कौन है, वो बादशाह, ये हम हैं। हमने इस तरह पाकिस्तान को नीचे से हाथ रखा हुआ है, इस तरह। अगर हम जो है ना हाथ निकाल लें, ये गलत फहमी अयूब को थी और फिर जिस तरह अयूब खान फौत हुए, मैं कई बार कहता हूं कि उस पर अलहदा वीलॉग करूंगा आखिरी दिनों पे। यही गलत फहमी याया को थी, याया को पेशावर कब्रिस्तान में ले गए, आगे कब्र ही नहीं थी, कब्र भी तैयार नहीं हुई थी, कब्र तैयार नहीं हुई थी, उसको ये थी। उसके बाद जिया साहब को थी कि मैंने हाथ रखा हुआ है, बस्ती लाल कमाल भावलपुर, याद होगा आपको, कोई कहता है जबड़ा मिला, कोई कहता है बादू मिला, कोई कहता है ऐनक मिली, उनको ये गलत फहमी थी। फिर ये गलत फहमी थी मुशर्रफ को, मुशर्रफ का हाल आपने अपनी आंखों से देखा, अभी की बात है। फिर ये गलत फहमी पड़ गई बाजवा को कि जी ये जो है ना वो मैंने नीचे से हाथ रखा हुआ है। अब सुना है वो भी नफ्सियाती मरीज है, उसको भी बंदे हर वक्त घेरे रखते हैं कि कोई कुछ कर ना बैठे। जजों पे ये कि जी जजों पे ना रहें, किसी पे ना रहें, जिस पे अमल करना होगा, अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है, उस पे अमल हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूं, बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो फैसला दिया कि जी KPK और पंजाब में इलेक्शन कराएं, हुए नहीं हुए, क्योंकि जिन्होंने फैसला माना तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। अच्छा, कासिम सूरी की रूलिंग माननी थी, रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी। मैं नाम भी बता चुका हूं, लेफ्टिनेंट जनरल वो जो है ना अजहर, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर, उन्होंने खुलवाई, अजहर अब्बास, आप गूगल कर लें, उसने खुलवाई। धोतियां बांध के सारे जज लेटे हुए थे, उन्होंने धोतियां खोली, अपने गगरे पहने काले और पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। वो रूलिंग मनवानी थी, मान ली। इसी तरह ही है कि जी हमारी तरफ मुंह करें, हमारी तरफ नियत बांधें, और इमरान खान के साथ क्या झगड़ा है, झुक जाओ। हम गलत कर ही नहीं सकते, हमसे गलती हो ही नहीं सकती। आइंस्टाइन तो वह कौन है, आइंस्टाइन हमें लोगों ने मशहूर कर रखा है। A.Q. खान कौन था? A.Q. खान से हमने माफी नहीं मंगवाई टीवी पे। कौन था A.Q. खान? क्या किया A.Q. खान ने? कौन था? नहीं। इलामा इकबाल कौन था? लबे आती लिखी बस। वो कैद आदम कौन था? कैद आदम कौन था? हमें कैद आदम ना तो मशहूर कर देता है। हम जो है वो जो कहेंगे, अभी रात हो रही है, मैं वीडियो बना रहा हूं, सुबह के हम कहें सुबह है जी, रात के रात है, और हम ये किसी मुल्क में नहीं है, किसी मुल्क में। वो शबू पालशिया उधर गया हुआ है, वो साबिर शाकिर रिपोर्ट कर रहे थे कि उधर मिन्नतें कर रहा है कि कोई मेरा जो है फोन शोन कर दें, अगर ट्रम्प भी जीत गया अपने असली बाप के पास, जो इनका बाप है, जो बाप है इनका असली सियासी, वो उधर फोन करवा।
इक़्तिदार, ओहदे, चोरियां, डकैतियां, लोगों को तंग करना, लोगों को भूख से मारना, लोगों को गुर्बत से मारना। ओ अल्लाह तुम लोगों का बेड़ा गर्क करे, अल्लाह तुम लोगों को औलादों की बीमारियां दिखाए, अल्लाह तुम लोगों को एड्स करे, अल्लाह तुम लोगों को कैंसर करे। वो हज्जाज बिन यूसुफ को इतनी सर्दी लगती थी, इतनी सर्दी लगती थी कि उसके बेड के करीब जो है ना अंगीठियां जलाई हुई थी। वो कहता था और अंगीठियां करीब करो, और करीब करो, और करीब करो। इतनी करीब अंगीठियां कर दी कि उसका चमड़ा उतरने लगा। वो कहता था सर्दी लगती है, सर्दी लगती है, सर्दी लगती है। हज्जाज बिन यूसुफ। और हकीम आया, उसने धागे के साथ इतना सारा गोश्त का टुकड़ा मुंह में कहा कि निगल लो, निगल लिया। हकीम ने खींचा, एंडोस्कोपी थी, वो सारा गोश्त का टुकड़ा ऐसे कीड़ों से भरा हुआ था कि जब उसने गोश्त का टुकड़ा बाहर निकाला, पूरे कमरे में और बाहर बदबू से खड़ा नहीं हुआ जाता था। हज्जाज बिन यूसुफ। लेकिन हमारी तरफ देखो, हम कहेंगे तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया 8 जजों ने कि पीटीआई की हैं मखसूस नशिस्तें खवातीन की, अमल नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन को भी बदमाश बना दिया है, आमिर फारूक को भी बदमाश बना दिया है, सारे बदमाश बन गए इनके सर पे। पुलिस बदमाश, सारे बदमाश हैं सिवाय अवाम के। शिकायत न किया करें, हालात में मुल्क में गैर मामूली हालात हैं, थोड़ा टाइम निकाल लिया करें और पैगाम फैला दिया करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए और आपके किसी नेक मरहूम के सदके मेरी वालदा माजदा की कब्र को ठंडा ठार कर दे। बहुत प्यार करती थी, मेरा इश्क थी मेरी माँ, सबकी होती है लेकिन मेरा बहुत इश्क थी, उनके लिए दुआ कर देनी है। अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम जानने वालों को सेहत अता फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।